मैं डॉक्टर मंजू कंचल, एसोसिएट प्रोफेसर मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज हम बीए पार्ट 3 हिस्ट्री पेपर 2 यूनिट 2 और टॉपिक 5 का जो चैप्टर है उपनिवेशवाद की शुरुआत, जिसे अंग्रेजी में हम बिगनिंग्स ऑफ कॉलोनिज्म कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम पृष्ठभूमि के रूप में आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि रोमन साम्राज्य प्रमुख केंद्र पश्चिमी सभ्यता का रहा था प्राचीन काल में। यानी प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का उत्थान जब हुआ था तो व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में व्यापार कार्य हुआ करता था। लेकिन कुछ समय के पश्चात बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो गया और उनके पतन के बाद इन दोनों एशियाई देशों और यूरोप का व्यापारिक संपर्क भी टूट गया। इसके बाद 12वीं-13वीं शताब्दी में फिर परिवर्तन हुआ और यूरोप के देशों में स्थिर सरकारें स्थापित हुई और उसके बाद एशिया में और यूरोप में पुनः व्यापार प्रारंभ हुआ। और उसमें जो कुलीन वर्ग था यूरोप का, उसके मध्य में एशिया से भोग विलासिता की जो वस्तुएं थी उसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था तो इटली के कुछ नगरों में, विशेषकर हम देखें तो वेनिस के अंतर्गत अरब व्यापारियों में और एशिया के व्यापारियों में संपर्क स्थापित हुए और संपर्क स्थापित होने के बाद इन देशों में, एशिया के देशों में और यूरोप के देशों में व्यापार प्रारंभ हुआ। और उसमें एशिया के किन किन देशों से व्यापार होता था अगर हम देखें तो उसमें उदाहरण के रूप में भारत से मसाले, चीन से रेशम, भारत से रत्न जवाहरात, सूती सामान और फारस की खाड़ी से मोती और दमिश्क और अन्य मुस्लिम नगरों से लोहे के शस्त्र आदि भूमध्य सागर के बंदरगाह तक जाते थे। यानी एशिया से यूरोप के बंदरगाहों तक ये सामान जाया करता था। अब ये जो सामान एशिया से भेजा जाता था उसके बदले में कुछ यूरोप से स्वर्ण मुद्राएं, पशु चर्म से बनी हुई वस्तुएं और ऊनी वस्त्र, पीतल आदि वस्तुएं वहाँ से लाई जाती थी और यहाँ एशिया में बेची जाती थी। और एशिया में इस माल को बेचकर वेनिस के जो व्यापारी थे वह बहुत ही मुनाफा कमाते थे। अब यूरोप के अंतर्गत एक छोटा सा देश था पुर्तगाल, और पुर्तगाल जो था वह वेनिस के व्यापारियों से बहुत ही ईर्ष्या करता था। और इसी कारण धीरे धीरे एक नई शुरुआत करने की पुर्तगाल ने निश्चय किया और उसी से हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। अब उपनिवेशवाद का यदि आप अर्थ देखें तो जैसा कि ये शब्द है उपनिवेशवाद, तो इसमें उपनिवेश प्लस वाद या उप प्लस निवेश प्लस वाद, और इसका अगर आप मीनिंग करेंगे तो आपका अर्थ निकलेगा कि एक देश के द्वारा दूसरे देश से, जो कि उप कहलाएगा, पूंजी का निवेश करके और राजनीतिक अधिकार करके
जो वाद शुरू हुआ उसे उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। इसके पूर्व में भी हमने कई स्थानों पर यह अध्ययन किया है कि उपनिवेशवाद हम किसको कहते हैं, यानी एक देश जो राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली है, कमज़ोर देशों पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से अधिकार कर लेता है, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो पुर्तगाल और स्पेन, यानी पुर्तगाल एक पहला देश था जिसने कि अपने उपनिवेश एशिया में और अन्य देशों में स्थापित किए, और स्पेन उसके बाद दूसरा देश रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप के जो अन्य देश थे, जिसमें हम इंग्लैंड, फ्रांस आदि को भी लेते हैं, इन्होंने अपने उपनिवेश एशिया या विश्व के अन्य देशों में प्रारंभ कर दिए थे। और सबसे पहले जब हम उपनिवेशवाद की शुरुआत का अध्ययन करते हैं, तो मैंने जो आपको पीपीटी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, उसमें दूसरा आपका जो है वो है कारण क्या रहे, यानी उपनिवेशवाद की शुरुआत के कारण क्या रहे। विभिन्न जो इतिहासकार हैं, यूरोपीय इतिहासकार, उन्होंने जो इसका प्रमुख कारण बताया है, उसमें पहला आपका है पूर्वी व्यापार का मार्ग अवरुद्ध होना, यानी जो यूरोप के व्यापारियों के द्वारा पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार किया जाता था, उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया था, यानी वो मार्ग रुक गया था। इसका पहले कारण का ये मतलब हुआ। और उसमें आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के समय हमने बार बार एक बात का जिक्र किया था कि धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध में आपको ये भी बताया गया था कि धर्म युद्ध के कारण ईसाइयों में और मुसलमानों में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मुसलमानों को विजय प्राप्त हुई थी और ईसाइयों को पराजय का सामना करना पड़ा था। और इसी कारण जब धर्म युद्ध समाप्त हुए तो मुसलमानों ने अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था, और इसके कारण यूरोप वासियों के या यूरोप के व्यापारियों का पश्चिमी एशिया के साथ जो व्यापार हो गया था, वो मार्ग असुरक्षित हो गया और पूरी तरह से बंद हो गया। और इसके बाद जो 15वीं शताब्दी में यदि हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि ओटोमन तुर्क जो थे वो एशिया माइनर में भी आकर बस चुके थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि तुर्कों ने यूरोपीय व्यापारियों का व्यापार बंद करने के लिए व्यापारिक मार्गों पर इतना अधिक पारगमन, जिसको हम कहते हैं आवागमन शुल्क लगाना शुरू कर दिया था कि जो यूरोप के व्यापारी थे वो उनके लिए पूर्व एशिया से माल मंगाना, व्यापार करना बहुत ही कठिन हो गया था। और इसी कारण जो थोड़ा बहुत व्यापार शेष रह गया था वो केवल इटली के नगर राज्यों का ही रह गया था, और जहाँ पर स्थल मार्गों पर भी तुर्कों ने अपना अधिकार जमा दिया था। और इसी कारण हम देखते हैं कि धर्म युद्धों के कारण पूर्वी व्यापार यानी पूर्वी एशिया देशों का व्यापार मुस्लिम के द्वारा बंद कर दिया गया था। इस कारण यूरोपीय देशों का व्यापार उनसे समाप्त हो गया था। तो इसको उपनिवेशवाद की शुरुआत का एक प्रमुख कारण ये भी था, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया था यूरोपीय व्यापारियों को कि अगर उनको व्यापार करना है तो उन्हें नया स्थल मार्ग ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने जो अधिक शुल्क व्यापारिक मार्गों पर तुर्कियों के द्वारा लगाया गया है, उस नए मार्ग की खोज के बाद वह शुल्क भी उनको नहीं देना पड़ेगा। तीसरा जो इसका प्रमुख कारण था वह था नवीन जल मार्गों की खोज।
और हमने पूर्व में भी इसका अध्ययन किया है पुनर्जागरण काल में, धर्म सुधार आंदोलन में, कि नवीन जल मार्गों की खोज प्रारंभ की गई थी भौगोलिक अन्वेषकों के द्वारा। और उन्होंने यूरोप के पश्चिमी देशों ने विभिन्न जल मार्गों को ढूंढने का प्रयास किया और उससे कि उनका पूर्वी देशों के साथ व्यापार शुरू हो सके, जिससे कि उन्हें मुसलमानों तथा इटली के नगर राज्यों पर, यानी वेनिस में जो केंद्र बना हुआ था व्यापार का पूर्वी देशों से, उस पर उनको निर्भर नहीं रहना पड़े और उनका व्यापार सीधे तरीके से पूर्वी देशों से प्रारंभ हो जाए। और इसका परिणाम ये निकला कि यूरोपीय देशों ने अटलांटिक महासागर की ओर से नवीन राजतंत्रों की खोज करना शुरू कर दिया, जल मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार की समुद्री यात्राओं के लिए जो सक्षम जहाज थे उनका भी निर्माण किया गया। गोला बारूद, तोप बारूद, बंदूकें आदि का भी उन्होंने अन्वेषण किया और सरकार ने भी उन्हें सहयोग प्रदान किया। और इस प्रकार से सरकार के सहयोग, शासकों के सहयोग से नवीन जलमार्गों की खोज की गई। और जब नवीन जलमार्गों की खोज कर ली गई और सीधा पूर्वी देशों की तरफ उन्हें जाने का मार्ग प्राप्त हो गया यूरोपीय देशों का, तो उससे नए उपनिवेशवाद की शुरुआत को बल प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त एक और इसके लिए प्रमुख कारण उत्तरदायी था, वो था यूरोप के देशों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होना। और उसमें हम क्या देखते हैं कि जो यूरोप के देश थे, जैसे उदाहरण के लिए हम पुर्तगाल और स्पेन को लेते हैं, जो कि छोटे से देश हैं। अगर यूरोप के नक्शे में हम देखें तो ये छोटे से देश पाए जाते हैं। वहाँ पर 15वीं शताब्दी के बाद हम क्या देखते हैं कि स्थिर सरकारें प्रारंभ हो जाती हैं और राजतंत्र, नवीन राजतंत्रों का वहाँ पर उदय हो जाता है। और इसी कारण ये कहा जाता है कि यहाँ पर के नागरिकों में, यहाँ के व्यापारियों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और उन्होंने अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए नवीन मार्ग खोजे, जल मार्ग और स्थल मार्ग, और शासकों ने और सरकारों ने सहयोग प्रदान किया, जिससे कि उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को तृप्त किया जा सके। इसके अलावा एक और जो इसको उपनिवेशवाद की शुरुआत का प्रमुख कारण माना जाता है वह है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध मुस्लिम सत्ता को समाप्त करने के लिए, ईसाई धर्म की दीक्षा देने के लिए जब व्यापारी, यूरोप का व्यापारी पूर्वी एशिया में के विभिन्न देशों में या अन्य विश्व के देशों में गया, तो उसका एक कारण ये भी था कि वह मुस्लिम सत्ता को वहाँ पर समाप्त करना चाहता था और वहाँ जाकर ईसाई धर्म का धर्म प्रचार करना चाहता था। और इसमें उसने स्पेनियों ने और पुर्तगालियों ने बहुत ही उत्साह दिखाया और उन्होंने अपने अनुभव, धन और समय का उपयोग किया और इसके लिए उन्होंने विभिन्न भौगोलिक खोजें करने का भी काम किया। तो एक और जो कारण, अंतिम कारण जिसको हम कह सकते हैं और प्रमुख कारण भी कह सकते हैं, जिसके बिना कभी भी व्यापार पूर्वी देशों से यूरोपीय वासियों का शुरू नहीं हो सकता था, तो उसके लिए एक जो महत्वपूर्ण कारण था भौगोलिक खोजें व अन्य प्रकार के आविष्कार। और उसमें अभी मैंने आपको बताया कि पुर्तगाल और स्पेन दोनों ऐसे देश थे जिन्होंने अपने अनुभव, धन और समय का जो उपयोग है वो भौगोलिक खोजों के अंतर्गत किया।
इसके पहले पुनर्जागरण काल में भी हमने देखा था कि विभिन्न भौगोलिक खोजें हुए, विभिन्न प्रकार के नए आविष्कार भी हुए। और उसी समय हम क्या देखते हैं कि जो इनके द्वारा मानचित्र बनाए गए, यूरोप के मानचित्र बनाए गए, विश्व के मानचित्र बनाए गए, तो उसमें उन्होंने जहाज निर्माण में और कला में और खगोलीय प्रेक्षणों में, यानी जो खगोल से संबंधित आपके तकनीकी जो इंस्ट्रूमेंट थे उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए। और उन्होंने ये भी देखा, और पुनर्जागरण काल में भी ये सारे वैज्ञानिक ये पढ़ चुके थे कि पृथ्वी गोल है और पश्चिमी दिशा से समुद्री यात्रा के माध्यम से पूर्व के देशों की तरफ जाया जा सकता है। यानी पृथ्वी गोल होने के कारण अगर यूरोप जिसे कि हम पश्चिमी देशों की संज्ञा में रखते हैं, तो पश्चिमी देशों से समुद्र यात्रा अगर की जाए तो पूर्वी देशों तक घूमकर आया जा सकता है, जिससे कि उनका पश्चिमी देशों का पूर्वी देशों से सीधा व्यापारिक मार्ग उनको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े जहाज़ों का कुछ सुधार किए, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया। और अब अधिक पालों वाले, प्राचीन काल में आप देखते हैं कि अगर टीवी सीरियल में भी आपने कोई पिक्चर देखी हो या फिर अन्य तरीके से किसी प्रकार का वीडियो देखा हो, तो आप पाते हैं कि पहले जो जहाज़ बनते थे वो उन पर अधिक पालें लगाई जाती थी, पतवारों वाले जहाज बनते थे। तो अधिक पालों वाले, अधिक पतवारों वाले बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण उस समय होने लगा। एक यूरोपियन इतिहासकार है आपके, जिन्होंने भौगोलिक खोजों के संबंध में बताया है कि डेविस जिनका नाम है, उन्होंने बताया है उनके अनुसार 13वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के निवासियों ने कुतुबनुमा का प्रयोग करना भी सीख लिया था। अब कहा जाता है कि इस कुतुबनुमा के प्रयोग से, जिसे कि हम दिशा सूचक यंत्र के नाम से पुकारते हैं, इसके आधार पर विशाल महासागरों में जहाज़ों के माध्यम से यात्रा करना बहुत आसान हो गया था। अगर अब जहाज़ कहीं भटक गया तो कुतुबनुमा की सहायता से उसको सही मार्ग पर लाया जा सकता था। और इसके अलावा इन्होंने समुद्री यात्रा की सुविधा के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करके मानचित्रों का निर्माण करना भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो नवीन प्रयोग और नवीन खोजें हुई भौगोलिक दृष्टि से, इन खोजों ने व्यापारियों को, नाविकों को और खोजकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। और इससे यह जो कार्य था, समुद्री यात्राओं का जो कार्य था, इनकी जो सफलता थी, वो धीरे धीरे औपनिवेशिक उद्यम में बदल गई। और हम यह कह सकते हैं कि इसी से उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। और इसी कारण मैंने आपको बताया कि भौगोलिक खोजें और अन्य जो आविष्कार हुए, उसके कारण स्थल और जल मार्गों में बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। और इसके कारण यूरोपीय देश पूर्वी देशों के संपर्क में आ सके और अपने व्यापार को पुनः बढ़ा सके। और उसमें पुर्तगाल और स्पेन का नाम अग्रणी रूप से लिया जा सकता है। तो ये थे आपके स्लाइड के अनुसार विभिन्न उपनिवेशवाद की शुरुआत के कारण। अब हम ये देखेंगे, दूसरा प्रश्न जो हमारे मन में आता है वो ये है कि 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में जो ये उपनिवेशवाद विभिन्न कारणों से प्रारंभ किया गया, इस उपनिवेशवाद के उद्देश्य क्या थे, यानी उनका मोटो क्या था, लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या थे, जिसके कारण उन्होंने इतने बड़े बड़े समुद्री मार्गों, विशाल समुद्री मार्गों का मार्ग तय करके पश्चिम से पूर्वी देशों तक यूरोपीय व्यापारी यात्रा करने लगे, जो कि बहुत ही जोखिम भरा हुआ करता था। अब आपको समझना होगा कि उपनिवेशवाद देख के
वो उद्देश्य क्या थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था इन उपनिवेशवादियों का या यूरोपीय देशों का, वो था इस्लाम की प्रगति को रोकना। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि धर्म युद्ध में इस्लाम धर्म की विजय हुई थी और ईसाई धर्म पराजय हो चुका था। अब उनका विस्तार जो था, मुस्लिम विस्तार, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अफ्रीकी देशों में और एशिया के विभिन्न देशों में तुर्क जाति ने इस्लाम धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया था और इसके कारण उनका आर्थिक रूप से बहुत विकास भी हो रहा था। तो पहला उद्देश्य इनका क्या था कि वह था यूरोपीय देशों का या उपनिवेशवादियों का कि इस्लाम की प्रगति को रोकना और उनको आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाना। और इसी कारण हम क्या देखते हैं कि मध्यकाल में ईसाई जगत और इस्लाम धर्म के अंतर्गत आर्थिक, धार्मिक, सैनिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और यूरोप में, अफ्रीका में, बाल्कन प्रायद्वीप में जो इस्लामी धर्म और इस्लाम का जो विस्तार हुआ था, यूरोप ने यह लक्ष्य बनाया कि वह इसमें यूरोपीय देश इसको समाप्त कर देगा। और इसी कारण हम देखते हैं कि इन दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई और उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और धर्म युद्ध की पराजय का बदला लेने के लिए पुर्तगाल ने, स्पेन ने पूर्वी देशों से व्यापार करने के नए मार्गों को ढूंढना शुरू कर दिया। अब दूसरा जो इनका उद्देश्य था वह था भूमि प्राप्त करना। व्यापार तभी सफल हो, आप सब जानते हैं कि व्यापार तभी सफल हो सकता है कि जब यूरोप का व्यापारी पूर्वी देशों में आकर भूमि को प्राप्त करे, वहाँ कुछ समय के लिए रहे और उसके बाद ही व्यापारिक संबंध उनके स्थायी रूप से स्थापित हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास धन भी है लेकिन अगर भूमि नहीं है तो व्यापार करना और अधिक समय तक वहाँ रहना संभव नहीं है। अब भूमि कैसे प्राप्त की जाए? दूसरा प्रश्न था कि भूमि प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा करने के लिए किस प्रकार से भूमि प्राप्त की जाए। तो इन उपनिवेशवादियों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस भूमि पर अधिकार करना उचित समझा जिसका कोई मालिक नहीं हो, या अगर वहाँ पर कोई रहता भी है, किसी के पास उसका कब्जा भी है, तो उसको आसानी से वहाँ से मारकर भगाया जा सकता हो, तभी वह भूमि उनकी हो सकती है और वहाँ पर उनकी बस्तियों का निर्माण हो सकता है और वहाँ पर रहकर वो पशुपालन और खेती का काम भी कर सकते हैं और व्यापार का कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा जो उनका उद्देश्य था वो था भूमि को प्राप्त करना। और स्पेन वासियों ने, उदाहरण के रूप में यदि हम लें तो स्पेन वासियों ने जो इस प्रकार के अन्य देश थे जो कि शक्तिहीन थे, वहाँ के किसानों की, जो भोले भाले थे, परिश्रमी थे, उन किसानों की भूमि को हथिया लिया और वहाँ पर अपनी जागीर बना ली, जिससे कि उनको वहाँ पर व्यापार करने का, भूमि प्राप्त करने का अच्छा मौका प्राप्त हो सके और अधिक उनसे संघर्ष भी नहीं करना पड़े। और इसमें पुर्तगाल का एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जिसमें कि पुर्तगाल ने मेदीरा, उदाहरण के रूप में मेदीरा और कैनरीज द्वीपों पर जाकर अपनी बस्तियां प्रारंभिक रूप में यहाँ पर स्थापित की और यहाँ पर जो उन्होंने बस्तियां स्थापित की वह उपनिवेशवाद की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। यानी पहली बार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने इस द्वीप के में जाकर
अपनी बस्तियां स्थापित की और उपनिवेश स्थापित करने का कार्य किया। और यहाँ के जो लोग थे वो अत्यंत ही सीधे साधे और परिश्रमी थे और इसी कारण वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए। तीसरा इनका उद्देश्य था उपनिवेशवादियों का कि व्यापारिक मुनाफा कमाना। चूँकि आप जानते हैं कि यूरोप से पूर्वी देशों तक विशाल महासागरों की समुद्री यात्रा करके और कष्ट उठाकर यह व्यापार करने के उद्देश्य से पूर्वी देशों में आए और समुद्र में व्यापार कर आने के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी किस चीज़ का वो व्यापार करेंगे, इस व्यापारिक चीज़ों में आपने पूर्व में भी देखा कि भोग विलासिता की वस्तुएं, मसाले, ये सारी जो वस्तुएं थीं जो कि रोमन संस्कृति में ये उपभोग करते आए थे, उन सब वस्तुओं की जो डिमांड थी, मांग थी, वह पूर्वी देशों में जो उत्पन्न हुआ करती थी, उत्पादन होता था, वो यूरोप के देशों में बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने पुर्तगाल और स्पेन ने यह भी अनुभव किया कि इटली में और वेनिस में, जो कि व्यापार का प्रमुख केंद्र रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बन गया था, वो बहुत ज़्यादा मुनाफा, व्यापारिक मुनाफा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके कमा रहे थे। तो पुर्तगाल और स्पेन के जो लोग थे, व्यापारी थे, वो इससे ईर्ष्या करते थे और उनका उद्देश्य यही था कि व्यापार करके इन पूर्वी देशों से अधिक मुनाफा कमाना। इसी कारण उन्होंने ये देखा कि हमारे पास भी, हालांकि वेनिस की तुलना में, इटली की तुलना में उनके पास कम संसाधन थे, लेकिन पुर्तगाल के पास भी अच्छे बंदरगाह थे, नाविक, जहाज, कुशल व्यापारियों की कोई कमी नहीं थी। और वह हालांकि इटालियन नगरों की नौशक्ति को चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था पूर्वी देशों के समुद्री मार्गों का पता लगाने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। और इसी कारण उन्होंने व्यापार की दृष्टि से, उदाहरण के रूप में यदि हम लें तो पुर्तगाल ने मत्स्य व्यापार की भौगोलिक खोज को ज़्यादा महत्व प्रदान किया और मत्स्य व्यापार से पुर्तगाल काफ़ी मुनाफा भी कमा रहा था। और उसके लिए उन्होंने जिन स्थानों को चुना इस व्यापार के लिए, मत्स्य व्यापार के लिए, वो थे अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी समुद्र तट में उनकी ज़्यादा रुचि बढ़ने लगी और यहाँ पर रहकर उन्होंने व्यापारिक मुनाफा कमाना प्रारंभ किया। चौथा और अंतिम उद्देश्य जो इस उपनिवेशवादियों का उद्देश्य था, वो था ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। और हम क्या देखते हैं कि इनके राजनीतिक, आर्थिक उद्देश्य तो पाए ही जाते थे, बल्कि धार्मिक उत्साह ने भी इन उपनिवेशवादियों को प्रभावित किया और उन्होंने ऐसे कई समुद्र पार जाने वाले खोजी और विजेता जब वहाँ पहुँच गए पूर्वी देशों में और अन्य विश्व के देशों में, तो वह धर्मनिष्ठ भी बन गए और धर्मनिष्ठ के आधार पर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और पाश्चिमी संस्कृति जो है उसको बढ़ाने का उद्देश्य उपनिवेशवाद के विकास में निश्चित किया। और इसी कारण उन्होंने न केवल पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, बल्कि ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार भी किया, जिससे कि वह मुस्लिम धर्म को परास्त कर सकें और वहाँ पर इस ओट में, धर्म प्रचार की ओट में, यह यूरोपीय देशों
में जो लूट और विजय का कार्य कर रहे हैं वह भी समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पुर्तगाल और स्पेन ने विभिन्न पूर्वी देशों, एशिया के देशों, अफ्रीकी देशों के साथ में अपने व्यापारिक और भौगोलिक खोजों के साथ विभिन्न कारणों से और विभिन्न उद्देश्यों से शुरुआत की और उसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई। दूसरे जो हम वीडियो में हम लेंगे इसके बाद वो है आपका इस पुर्तगाली विस्तार, यानी विभिन्न उपनिवेशियों का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। ओके, थैंक यू।